नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। राष्ट्रपति के अभिभाषण से बजट सत्र का आगाज, विकास और आत्मविश्वास का संदेश। अजीत पवार का विमान क्रैश में निधन, महाराष्ट्र में शोक की लहर। सुरक्षा और स्टाफ की कमी पर बवाल, रिम्स में नर्सों की हड़ताल। नगर निकाय चुनाव का बजा बिगुल, प्रत्याशियों में बड़ी हलचल। बोकारो थर्मल से छाई की पहली रेल रेक रवाना, डीवीसी को मिली बड़ी राहत। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां संसद सत्र का आगाज हो चुका। दरअसल बजट सत्र औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई, जिसमें उन्होंने देश की आर्थिक प्रगति, विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं का विस्तार से उल्लेख किया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत निरंतर सुधार और प्रदर्शन के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष में पहुंचना देश के लिए गौरव का क्षण है। भारत गगनयान मिशन को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है और दिसंबर 2025 में प्रगति नामक एक नई योजना की शुरुआत की गई है, जो देश के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को नई दिशा देगी। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए बीते 11 वर्षों में आर्थिक स्थिरता और मजबूती सुनिश्चित करने में सफल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि महंगाई को नियंत्रित रखने का प्रभावी रिकॉर्ड कामयाब किया गया है, जिससे मध्य वर्ग और गरीब तबके को सीधा लाभ मिला है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने बुनियादी ढांचों के क्षेत्र में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि मिजोरम की राजधानी आइजोल को रेल नेटवर्क से जोड़ा गया। वहीं जम्मू कश्मीर में देश का सबसे ऊंचा पुल बनाकर तैयार हुआ। जम्मू कश्मीर से केरल तक 150 से अधिक वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क खड़ा हो चुका है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत को भी उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि बताई है। राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि देश इसी गति में विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा और आने वाले वर्षों में भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा। आप भी सुने राष्ट्रपति ने क्या कुछ कहा है। 1000 वर्षों की यात्रा भारत की धार्मिक निष्ठा, समानता, संस्कृति और चिरस्थायी का प्रतीक है। इस अवसर पर जिस उत्साह से देश भर के लोगों ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लिए हैं, वो अतुलनीय है। कुछ ही समय पूर्व राजेंद्र चल द्वारा गंगुईकोंडा चोलापुरम की स्थापना की भी 1000 वर्ष पूरी। इस अवसर ने भी करोड़ों देशवासियों को अपनी अतीत को गर्व करने का मौका दिया गया है। माननीय सदस्यगण, हमारा भारत प्राचीन ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा है। ये ज्ञान विज्ञान प्राचीन पांडुलिपियों के रूप में हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित होता आया, परंतु विदेशी आक्रमणों और आजादी के बाद की उपेक्षा के कारण इस संपदा को बड़ा नुकसान हुआ है। आप, मेरी सरकार इस ज्ञान भंडार का संरक्षण करने जा रहे हैं। ज्ञान भारतम अभियान के माध्यम से देश भर की प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण का काम शुरू किया गया है। आने वाले समय में ये प्रयास भारतीय ज्ञान परंपरा को सुरक्षित करने और जन सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार देश की आदिवासी विरासत को
संरक्षित करने के लिए आदिवासी म्यूजियम भी बनवा रहे हैं। इसी क्रम में हाल ही में छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय को लोकार्पित किया गया है। मुझे एक कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मेरे सरकार ने देश के संविधान का संताली भाषा में अनुवाद कर। महाराष्ट्र से बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति के एक बड़े नाम और 6 बार राज्य के उप मुख्यमंत्री रह चुके अजित पवार का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बुधवार को उनका निजी विमान बारामती के पास क्रैश हो गया, जिसमें वह असमय जीवन से विदा हो गए। अजित पवार महाराष्ट्र के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं और 6 बार उप मुख्यमंत्री रहकर राज्य की राजनीति में अपनी अहम पहचान बनाई है। इसके अलावा उनकी संपत्ति और नेटवर्क की बात करें तो वह करीब 124 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने पीछे छोड़ के गया है। राज्य में उनके निधन से शोक की लहर है और राजनीतिक गलियारों में भी भारी सन्नाटा छा गया है। फिलहाल घटनास्थल पर मलबा हटाने का कार्य जारी है और क्रैश की जांच की जा रही है। रुख अब राजधानी रांची की करेंगे, जहां झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में एक बार फिर विवादों में घिर गया। दरअसल बिहार और झारखंड के मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन मेन पावर की कमी मरीजों और उनके परिजनों के लिए परेशानी का सबक बनती जा रही है। दरअसल मरीज और परिजनों का कहना है कि स्टाफ की कमी के कारण इलाज में देरी होती है और तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। इसी के चलते हाल ही में मेडिसिन वार्ड में ड्यूटी पर तैनात एक सिस्टर के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मची। नाराज सिस्टरों ने हड़ताल कर दी। उनका आरोप था कि अस्पताल में उनके साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार की घटना आम है, लेकिन प्रबंधन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। सिस्टरों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी वह काम पर नहीं लौटेंगी। बाद में रिम्स प्रबंधन ने सिस्टरों से बातचीत कर स्थिति को शांत किया। प्रबंधन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और भविष्य में ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। हड़ताल खत्म होने के बाद मरीजों को राहत मिली, लेकिन अस्पताल में मेन पावर और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल अब भी बरकरार है। जो सिस्टर के साथ जो दुखद जो घटना हुआ है उसके रिगार्डिंग में हम लोग एमएस सर और डीएमएस सर को बताए हैं और इस पे त्वरित कार्रवाई करने के लिए हम लोग को अनुशंसा दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से उस पर कार्रवाई हो। जो मारपीट किया है उस पर कार्रवाई होगा, मुकदमा होगा और इस तरह का उम्मीद करते हैं कि घटना दोबारा नहीं हो। और मैन पावर से रिलेटेड बात हुई है, क्योंकि एक एक स्टाफ को 50 पेशेंट को देखने पड़ते हैं, तो बहुत सारी मैटर पे आज एमएस सर और डीएमएस सर से बात हुई है। देखिए, हर किसी हॉस्पिटल में यदि आप प्राइवेट में चले जाएंगे तो हर किसी को अंदर घुसने की इजाजत नहीं है। वहाँ पे मरीज के साथ 1 या 2 मैक्सिमम, है ना। यहाँ पे जो कई बार हुजूम बना के आ जाते हैं, वो एक तो हॉस्पिटल की व्यवस्था को चौपट करता है। दूसरी बात है कि इनसिक्योरिटी रहती है। कई बार वार्ड में घूमते वक्त मैंने खुद देखा है, कई सारे लोग रहते हैं। आखिर मरीज का इलाज तो डॉक्टर ने करना है, स्टाफ नर्स ने करना है, या बाकी किसी बाकी जो लोग हैं एसोसिएटेड लोग उन्होंने करना है। अब वहां पे एक हुजूम बना के जाना वो कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि अगर मरीज के परिजन उनसे मिलना चाहते हैं तो स्टिपुलेटेड, पहले भी टाइम था, ये टाइम स्टिपुलेटेड टाइम है, हालांकि उसका अनुपालन स्ट्रिक्टली नहीं किया जा रहा है। हम लोग प्रबंधन की ओर से इस बात पे जोर देंगे कि मिलने का समय को स्ट्रिक्टली हम लोग मेंटेन करेंगे। इसमें पब्लिक से हम लोग सहयोग की अपेक्षा। जब तक मंत्रालय इस पर आकर स्वयं संज्ञान ना ले तब तक यही हाल रहेगा सर। 2500 बेड का अस्पताल है और 2500 तो सिर्फ बेड पे हैं और 2500 बेड के नीचे जमीन पर फ्लोटिंग पेशेंट होते हैं और उन सब को भी हमें अकेले ही झेलना होता है। मेन पावर के कितना बहुत कमी है सर, बहुत ज्यादा। आप खुद कैलकुलेट कर लो, जहां 40:1 रेशियो, 60:1 रेशियो हो, आप वहां कितने ज्यादा क्वालिटी ऑफ वर्क की उम्मीद करते हैं, आप स्वयं इस पे संज्ञान ले सकते हैं। कब तक चलेगा ऐसे में? ये तब तक चलेगा जब तक, मैंने कहा ना, जब तक मंत्रालय संज्ञान लेकर के इस पर बहुत ज्यादा, मतलब हमें हमारी जरूरत है नर्सेस की, वैकेंसी की बहुत जरूरत है। हमारी खुद की जो परमानेंट वैकेंसी हुई है वो 2003 के बाद वैकेंसी हुई है, हमारी सीधे 20 साल के बाद वैकेंसी हुई। इतने दिनों के तक रिम्स ऐसे ही चल रहा था, भगवान के भरोसे तब तो चल रहा है। बिल्कुल सर। हमारा
नगर निकाय चुनाव को लेकर लंबे समय से जारी अटकलों पर आखिरकार विराम लग गया है। जी हां, चुनाव आयोग द्वारा जैसे ही चुनाव तिथि की औपचारिक घोषणा की गई, वैसे ही पूरे नगर क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। इसी बीच चुनावी समर में उतरने की तैयारी को लेकर प्रत्याशी भी लगातार जनसंपर्क अभियान शुरू करने लगे हैं। इसी क्रम में देवघर से भूतपूर्व वार्ड पार्षद एवं मेयर पद की संभावित प्रत्याशी रीता चौरसिया ने अपनी प्राथमिकताएं जनता के सामने रखी। उन्होंने बताया कि नगर वासियों के हित में 15 सूत्री संकल्प पत्र जारी किया गया है। इसके साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे और 24 घंटे के भीतर समाधान का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य सेवा भावना के साथ पारदर्शी प्रशासन को देना है। रीता चौरसिया ने पूर्व नगर सरकार के कार्यकाल में रही कमियों को दूर करने और नगर निकाय में फैले भ्रष्टाचार पर सख्ती से लगाम लगाने का भी आश्वासन दिया है। आप भी सुनिए रीता चौरसिया ने क्या कुछ वादे किए हैं। मुझे मेयर बनने से ज़्यादा देवघर के विकास के लिए की सोच है, लेकिन उसके लिए मुझे मेयर बनना पड़ेगा। मेरा पहला सोच है मैं एक टोल फ्री नंबर जारी करूं जिससे जनता मेयर से जुड़े रहे। लोग मेयर से जुड़ नहीं पाता, मेयर से मिल नहीं पाता। मेरी तीव्र इच्छा है छोटा जनता भी मेयर से मिल सके। मैं पहला मेयर बनने के बाद एक टोल फ्री नंबर जारी करूंगी जिससे जनता मेयर से कनेक्ट हो सके। बात अब बोकारो की करेंगे, जहां डीवीसी बोकारो थर्मल परियोजना में एक नई पहल के तहत पहली बार रेलवे रैक के माध्यम से छाई का परिवहन शुरू किया गया। दरअसल मंगलवार देर रात परियोजना प्रधान सुशील कुमार अर्जरिया ने हरी झंडी दिखाकर छाई से लदी पहली रेक को पश्चिम बंगाल के लिए रवाना किया है। इस अवसर पर करीब हजारों टन छाई से भरे 50 रेल डिब्बे को भेजा गया। रेल रेक से छाई के निष्कासन की शुरुआत होने से अब प्लांट परिसर में छाई के भंडारण की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। वहीं ताप विद्युत संयंत्र के सुचारू संचालन और बिजली उत्पादन में भी उल्लेखनीय सहयोग मिलेगा। अधिकारियों ने इसे डीवीसी बोकारो थर्मल के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि इसे पर्यावरण प्रबंधन के साथ साथ उत्पादन क्षमता को भी मजबूती मिलेगी। बंगाल तो ये एक मतलब इसमें कदम है कि जो हमारी बहुत सारी लेगेसी है वहाँ पर है, उसको निकालने के लिए एक है कि रेल से जाएगा, रेल ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा तो बहुत जल्दी होगा, इजीली होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको अभी एक प्रायोगिक तौर पे किया है और अगर ये सफल रहेगा तो हम लोग फिर आगे टेंडर निकाल के इसमें और पार्टी को भी बुलाएंगे और पार्टी से ऐश का ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे। एशपॉन्ड का हाँ, इससे ऐशपॉन्ड की समस्या बहुत हद तक सॉल्व होने की उम्मीद है कि ऐश इससे भी निकलेगी और रोड ट्रांसपोर्ट से तो जो चल रहा है वो तो रोड ट्रांसपोर्ट से तो ऐश निकलती रहेगी और इसके अलावा इससे भी ऐश निकलेगी। तो ऐशपॉन्ड की समस्या तो सॉल्व होगी। प्लांट लोग बाद में पूछ। हाँ ठीक भाई। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।